हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो उसका हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पहले उसको देखिए, देन उसके बाद आपको ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी अर्थ है वो एक ओनली ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी कमी होगी तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और क्योंकि अर्थ में ये तीनों ही कंपोनेंट पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अब देखो, अर्थ के जो तीनों मेजर डोमेन थे, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं लिथोस्फीयर की। ठीक है। द सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब देखो, जहाँ पे हम रहते हैं, जो लैंड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये सॉलिड प्रोपोर्शन होता है अर्थ का। ठीक है। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट and the thin layer of the soil that contain nutrient element which sustain organism। आई नो आपको लाइन पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये आपकी बुक की डायरेक्ट लाइन मैंने उठा के यहाँ पे डाली है, तो कोई बात नहीं, आप उसको समझने के लिए तो यहाँ पे आए हैं, तो मैं समझाती हूँ आपको। इट कंप्राइज द रॉक, यानी कि जो आपके लिथोस्फीयर है वो किससे मिलके बना है? वो रॉक से, यानी कि पहाड़ों से, पत्थरों से मिलके बना है। ठीक है। ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अर्थ जो आपके, देखो आपकी अर्थ गोल सी होती है। ठीक है। तो अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर वाला पोर्शन होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो ये आपकी अर्थ का एक छोटा सा पोर्शन है, तो जो सबसे टॉप का एरिया होगा ना, जो मिट्टी से बना हुआ होता है, पहाड़ों से बना हुआ होता है, क्रस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। आगे की क्लासेस में आप जानोगे कि अर्थ को हम लेयर वाइज जो है पहले क्रस्ट में, फिर मेंटल में, फिर कोर में डिवाइड करते हैं। तो अभी आप बस इतना समझो कि जो अर्थ का टॉप मोस्ट एरिया जो होता है, जो सॉइल होती है टॉप मोस्ट, क्रस्ट कहते हैं उसको, और उस सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जो आपके सॉइल को प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के साथ साथ क्या होते हैं? छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आपकी सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल करते हैं, और ये फर्टाइल सॉइल आपको आगे फर्दर आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है। तो जो आपकी ये सॉइल वाला जो प्रोपोर्शन होता है, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखो, अर्थ में जो सर्फेसिस हैं, हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल और एक होता है आपका ओशियंस। ठीक है। कॉन्टिनेंट और ओशियंस को भी हम समझते हैं। आगे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थ के दो सरफेस क्या बता रही हूँ मैं। अर्थ में आपको दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है लैंड का सरफेस, ठीक है, और एक होता है वाटर सरफेस। तो जो लैंड वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो पूरा वाटर सरफेस होता है उसको बोलते हैं ओशियंस। ठीक है। तो देखो, हमारे जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे अर्थ में। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साथ एक और होता है अंटार्कटिका। पर क्योंकि देखो ये बिल्कुल साउथ पोल में पड़ता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ईयर क्या होता है ना, सारे दिन क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है लाइफ तो खैर पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ पे नहीं रह पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नहीं रहते हैं लोग, यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रिसर्च वगैरह करने के लिए रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पे लाइव लोग जो हैं नहीं रहते हैं। बाकी के जो आपके 6 के 6 कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लोग जो है रहते हैं, घर हैं, बाकायदा पूरी कंट्री हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट है ना, ये सेपरेट किससे हो रखे हैं? पानी से। ठीक है। तो ये जो आपका पानी है, इस वाटर सरफेस को बोलते हैं ओशियंस। ठीक है। आपके 5 ओशियंस हैं, जिनको हम आगे आपके एयर जो हाइड्रोस्फीयर जो है, जिसमें हम पानी की बात करते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो अभी हम अपने 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका सी लेवल है। ठीक है। तो सी लेवल से सबसे ऊंचा जो पीक पड़ेगा ना आपका, वो है आपका माउंट एवरेस्ट का। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में एक पहाड़ का, मतलब पहाड़ों की पूरी चोटियाँ जो हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज हैं, उन्हीं माउंटेन रेंज में से एक हिमालयन एवरेस्ट भी है। ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 मीटर्स, यानी कि ये सबसे ऊंची सतह है, यानी कि सबसे ऊंचा आपका ये प्रोपोर्शन है
लैंड का, ठीक है। और अगर बात की जाए अर्थ के सरफेस में सबसे गहरा, सबसे नीचे की ओर गहरा, सी लेवल से नीचे की ओर गहरा जो है वो क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। और ये जो है कितना गहरा है, 11,022 मीटर तक ये गहरा है। ऊंचाई के लिए आप माउंट एवरेस्ट को काउंट करेंगे, और अगर बोले गहराई के लिए यानी कि डेप्थ के लिए तो क्या है, मैरियाना ट्रेंच। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पेपर में टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आपका है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा का नाम दिया जाता है। और अगर बात की जाए ग्रेटेस्ट डेप्थ की सी लेवल से, तो वो है आपका मैरियाना ट्रेंच, ठीक है बच्चे। चलिए देखो, अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। तो जो पूरे अर्थ में जो भी सरफेस हैं उसका जो लैंड वाला प्रोपोर्शन है, जो लैंड सरफेस जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो वाटर सरफेस है उसको बोलते हैं हम ओशियन, ठीक है। तो जो हमारे लैंड सरफेसेस थे, दीज आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, और वो 7 के 7 कॉन्टिनेंट कैसे अलग हो रखे हैं, वाटर बॉडी से। बीच में आपका कोई भी सी पड़ जाता है, कोई ओशन पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके कॉन्टिनेंट जो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे को मेजरली 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, 7 होते हैं तो 7 के बारे में ही पढ़ेंगे। और आपको इन 7 के 7 कॉन्टिनेंट के नाम भी लर्न करने हैं, क्योंकि मे भी क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 7 के 7 कॉन्टिनेंट के नाम जो हैं लिखने पड़ेंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ के साथ। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एशिया कॉन्टिनेंट की। एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये जो है टोटल लैंड का, पूरे लैंड का 1/3 पोर्शन जो है कवर करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि टोटल लैंड का अगर 1/3 एरिया सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है तो वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो इट कवर अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो अगर हम बात करें अपने वर्ल्ड के मैप के, देखो ये नीचे एक वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो आपको ये बात पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है, नीचे साउथ होता है। इधर क्या होता है, इधर वेस्ट होता है, और इधर आपका ईस्ट होता है, ठीक है। तो जो आपका एशिया जो है वो किस साइड पड़ता है, एशिया आपका पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न मतलब इधर का हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थ में तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन नॉर्थ में भी किधर पड़ता है, नॉर्थ में भी आपका ईस्ट की साइड पड़ता है। तो देखो पड़ गया ना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको बोला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका ये लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द कॉन्टिनेंट। इसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। अब देखो, आप देखोगे मैंने अभी आपको एक दिखाया था ना इमेज, ये देखिए आपका जो एशिया है और यूरोप जो है ना बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको ना एक माउंटेन रेंज जो है डिवाइड करती है, और जो माउंटेन रेंज इनको डिवाइड करती है उसको बोलते हैं यूराल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूराल माउंटेन्स जो वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। और वो जो लैंड एरिया जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है वो नैरो एरिया क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। यानी कि यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया, ठीक है। आई होप आपको एशिया समझ में आया होगा, आपको पॉइंट्स याद करते चलना है। नेक्स्ट है आपका यूरोप। यूरोप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, अच्छी आपने कंट्री सुनी होगी ना, फ्रांस सुना होगा, ब्रिटेन सुना होगा, जर्मनी सुना होगा, स्विट्जरलैंड सुना होगा, है ना। तो ये सब जो है यूरोप में लाई करती हैं, ये बहुत ही रिच कंट्रीज़ में है। देखो जैसे कि मैंने आपको ला के भी दिया है, ब्रिटेन का फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मनी का है, ये स्विट्जरलैंड का है। और अगर बात की जाए वर्ल्ड के पूरे मैप में तो ये आपका यूरोप यहाँ पे ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो देखो इज मच स्मॉलर देन द एशिया, ये एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ पे वेस्ट है। तो वेस्ट में क्या पड़ गया, आपके एशिया के वेस्ट में यूरोप पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट इज द बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। और ये जो है तीनों साइड से, मतलब एक ये साइड, दूसरी ये साइड और तीसरी ये साइड, ये तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ लेगा कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से कवर है, वो आपका यूरोप है, ठीक है बच्चे।
चलिए नेक्स्ट है आपका अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है क्योंकि इससे काफ़ी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से याद करना है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया। ये एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ देगा हु विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको किस में टिक करना है, आपको अफ्रीका में टिक करना रहेगा। ठीक है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखो आपको पता है ना कि हम अपने अर्थ को जो है स्टडी करने के लिए डिवाइड करते हैं लाइन से, तो सबसे बीच की जो लाइन होती है जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन, तो वो आपके अफ्रीका के बिल्कुल बीच से हुई गुजरती है। देखो ये देखो, देख रहे हो ना ये वाली लाइन लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इक्वेटर 0 डिग्री। तो यहाँ अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से 3 लाइनें होकर गुजरती हैं। एक तो इक्वेटर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइनें जो है यहाँ से पास होती हैं। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन देखो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है इसका कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। देखो इक्वेटर जो है वो आपके अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप देख रहे हो ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा प्रोपोर्शन पड़ता है अफ्रीका का, और सदर्न में बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन पड़ता है। तो आपको वो यही बोल रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा है। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass। ये एक ऐसा only कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये 3 लाइनें होकर गुजरती हैं। अदरवाइज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं मोस्टली उनसे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अदरवाइज और जो कोई कॉन्टिनेंट है उनसे ये तीनों लाइनें पास नहीं होती हैं। ठीक है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और जो आपका सहारा डेजर्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट है, वो जो है कौन सा है, सहारा है और अफ्रीका में स्थित है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइडेड बाय द ओशियन एंड सीज। देखो आप देख रहे होगे ना कि जो आपका अफ्रीका ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसके आसपास में कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है, और कॉन्टिनेंट अगर है भी तो वो थोड़ा दूरी से है, मतलब छोटा सा पोर्शन जो है जुड़ा हुआ है। अदरवाइज पूरा जो है कहाँ से है घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो अफ्रीका है। हालांकि आगे पढ़ोगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है ज़्यादा, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है। You will notice that the world longest river, the Nile, फ्लो थ्रू द अफ्रीका। देखो वर्ल्ड की सबसे लंबी जो नदी है ना, सबसे लंबी नदी नाइल रिवर, वो अफ्रीका से ही पास होती है। ठीक है। अफ्रीका में ही है नाइल रिवर, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। चौड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर बात की जाए ब्रॉड रिवर, वर्ल्ड्स ब्रॉड रिवर जो है वो आपकी अमेजोन है, जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर लंबी की बात करें तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है बच्चे। तो अफ्रीका से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखो अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में ही आपकी बहुत पावरफुल कंट्रीज रहती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया। ठीक है। इनके तो आपने नाम भी सुने होंगे, कनाडा आप बहुत सारे पंजाबी करते रहते हैं। चलिए नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। 1st नंबर पे एशिया, 2nd नंबर पे अफ्रीका और 3rd नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। सीक्वेंस वाइज आपको याद करते चलना है। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका। देखो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है रेड वाला, और जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना ये वाला, ये आपका साउथ अमेरिका है। दोनों बहुत ही एक छोटी सी पतले से नैरो से रास्ते से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्तांबुल ऑफ पनामा। ठीक है। ये जो पतली सी लाइन से जुड़े हुए हैं ना दोनों कॉन्टिनेंट, इसको बोलते हैं इस्तांबुल ऑफ पनामा। तो आपको लर्न कर लेना है कि साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला जो छोटा सा नैरो वे है उसको क्या कहते हैं, इस्तांबुल ऑफ पनामा। ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर देखो वर्ल्ड की मैप की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया था, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ हो गया, ओके, ये आपका ईस्ट हो गया और उधर आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। तो आप क्या देखते हो, आप यहाँ पे ये देखते हो कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पड़ता है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, प्लस पूरा का पूरा कहाँ पड़ता है, ये आपका वेस्टर्न में पड़ता है। ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका। और अगर बात की जाए ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तो ईस्टर्न में आपका एशिया पड़ता है। ठीक है।
3 ओशियन सराउंडेड बाय दिस कॉन्टिनेंट। और ये वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है ये 3 ओशियन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपका एक ओशियन, यहाँ पर एक ओशियन और ऊपर एक ओशियन। ठीक है, अभी जो कौन कौन से ओशियंस घेरते हैं इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है बच्चे, चलिए यहाँ से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे वो इतने थे, तो आपको याद कर लेना है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाले जो नैरो वे है उसको बोलते हैं इस्तांबुल ऑफ पनामा। ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, प्लस वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो आपको ये 3 से याद करना है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, 3 ओशियन से घिरा हुआ है और 3rd नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका। इसको थोड़ा, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपका अमेजोन फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये अमेजोन वो कंपनी वाला अमेजोन नहीं है जब बच्चे उसकी, नहीं, एक पूरा बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का नाम भी अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन बेसिन जिसको हम बोलते हैं, लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखो ये वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे आपकी ये इक्वेटर 0 डिग्री पे इक्वेटर बनती है जो, तो वो जो है आपको आपके अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ये तो आपको पता है। तो आपका साउथ अमेरिका है ना, आपका पूरा का पूरा लार्जली साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ये आपका। ठीक है, द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अब देखो इसका साउथ यहाँ से शुरू, साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है। ठीक है, तो जो एंडीज आपकी माउंटेन रेंज है ना, देखो आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ मैंने आपको यहाँ पे मैप दिया हुआ है ग्रीन सा, जिसको मैं लाइन करती हुई आ रही हूँ। ये पूरा आपका क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज में से एक है। एक क्या मतलब, वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। तो आपको याद करना है, अगर पूछ ले पेपर में कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, तो आपको लगा देना है एंडीज, और वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। देखो वहां पर बात की थी हमने लॉन्गेस्ट की, अमेरिका वाले में नहीं, सॉरी अफ्रीका वाले में। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी बहती है, वो लंबी रिवर का नाम क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर का नाइल है। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट रिवर जो कि चौड़ी भी है, तो वो है आपकी अमेजोन रिवर। ये अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर बहती है। ठीक है, बहुत चौड़ी है, बहुत लंबी भी है ये भी। ठीक है, बट उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है जितनी नाइल है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखो अभी हमने बात की थी साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका भी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन, जैसे कि इतना पोर्शन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा यानी कि कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है बच्चे, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सीज। ये तो चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है। एक तो अफ्रीका भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो कंप्लीटली पूरी तरफ से ओशियंस और सी से घिरा हुआ है, इसको कोई जोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसलिए इसको जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्योंकि देखो आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो है पानी के अंदर एक छोटा सा टापू टाइप का होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो ये पूरा कॉन्टिनेंट भी तो पूरी तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको भी हम एक छोटा सा आइलैंड का नाम दे सकते हैं, टापू का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट यानी कि टापू महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका लास्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ठीक है, इसमें खैर रहने वाले लोग ज़्यादा नहीं रहे, लोग रहते यहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, इट कम्प्लीटली लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ह्यूज कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब देखो आपकी अर्थ बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो ये वाला पोर्शन है ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर का पोल है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर का पोल है। तो जो आपका अंटार्कटिका है ना, वो आपका बिल्कुल ऐसे पड़ता है बीच में यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो ना, यहाँ पे सूरज की धूप बिल्कुल नहीं पहुँचती है, हर टाइम बर्फ इसीलिए जमी रहती है क्योंकि ये बिल्कुल पोल पे है, साउथ पोल पे है बिल्कुल। ठीक है, एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोल रीजन इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। और क्योंकि ये साउथ पोल पे पड़ता है, इसलिए मतलब साल के सारे के सारे दिन यानी कि 365 डेज क्या है, मोटी मोटी
बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है। ठीक है, देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे आपके लिए एक इमेज लेकर आई हूँ। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है बेटा, देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर लोग जो है रहते नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, यानी कि घर बसा के पूरी कॉलोनी यहाँ पे नहीं बसी हुई है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। भारत की बात की जाए तो इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, दीज नेम आर मैत्री एंड द दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो भारत के जो यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। में भी हो सकता है आपसे पूछ सकता है MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट के जो मेन पॉइंट हैं वो आपको याद करने हैं, अपनी कॉपी में लिख भी लेने हैं, क्योंकि उनसे छोटे मोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कई बार तो शायद पेपर वाले ये भी बोल दें कि आपको जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे या अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिका पे या एशिया पे, किसी भी कॉन्टिनेंट पे आपको एक शॉर्ट नोट बोल देगा लिखने के लिए, तो आपको सारे कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखना है। ठीक है बेटा, तो बस आज की जो हमारी वीडियो थी वो इतनी ही थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लिथोस्फीयर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। सारे कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिए हैं और अर्थ का जितना भी लैंड एरिया था वो हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, यानी कि ओशियंस की बात करेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि अर्थ का वो डोमेन जहाँ पे सिर्फ पानी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जो मैं आपके लिए इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी आपको जल्दी से जल्दी उनकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।